मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद भाग 204 एवं 205। सुशीला जी चुपचाप वहाँ से खिसकने लग जाती है। तभी उन्हें अपने हाथों पर पकड़ महसूस होती है। कर देखती है तो ईशान ने उनका हाथ पकड़ रखा था। क्या हुआ, तुमने हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? ताकि आपकी करतूत सामने आए। आप नहीं सुधरी ना? पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? हमने क्या किया है? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं कि आपने कुछ किया है। नीरज मोबाइल अतुल के हाथों में थमाते हुए सुशीला जी की तरफ बढ़ जाता है। सुशीला जी को अपनी मौत अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की। नीरज, औरत है। अरविंद जी दबे जुबान बोलते हैं, लेकिन आज सामने आने की उनके अंदर भी हिम्मत नहीं थी। बार बार वही रोकते थे और इसी औरत ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने हमने कुछ भी नहीं किया है। सुशीला जी अपने कदम पीछे लेते हुए बोलती है और ईशान के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान भी सामने से हट जाता है और हाथ छोड़ देता है। नहीं, ईशानी, ईशानी तुम रोको इसे। ईशानी नफरत से चेहरा फेर लेती है। बहुत आप लोगों को मारने का शौक़ है ना, खास करके अजन्मे बच्चे को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जब सांस घुटती है तो कैसा महसूस होता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। नीरज उनका गला पकड़ते हुए दीवार से लगा देता है। वो उनकी पकड़ में छटपटाने लग जाती है। वो अपना पकड़ कसता जा रहा था, दम घुट रहा था, तकलीफ़ महसूस हो रही थी। सुशीला जी छटपटा रही थी, हाथ पर छटपटाते हुए झूल रहे थे। खुद को नीरज के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत के आगे उनका कुछ भी नहीं चल रहा था। हार कर अतुल को ही सामने आना पड़ता है, लेकिन ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, तुम नहीं जाओगे। इसने मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की है। हाथ छोड़ो ईशानी, इन्हें कुछ हो गया तो भाई को जेल हो जाएगी, कानून की नज़र में गुनहगार हो जाएंगे। भाई भाई छोड़िए, मर जाएगी। हाँ तो मार ही तो रहा हूँ। ये औरत जिंदा रहकर भी कौन सा तीर मार रही है। ये फिर से किसी न किसी बहाने मेरी धानी और मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। नीरज पकड़ कसता जा रहा था। सुशीला जी बेहोश होने के कगार पर पहुंच गई थी। भाई प्लीज़, ये मर जाएगी तो आपको जेल हो जाएगा। और क्या आपको भाभी और गुड़िया के साथ नहीं जीना है? प्लीज़ छोड़ दीजिए इन्हें। अतुल के हाथों से सुशीला जी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इसे मारकर तो मुझे जेल भी हो जाएगी ना, लेकिन इस औरत के लिए कोई सज़ा नहीं है। क्या जन्मे बच्चे को मारने की कोई कानून नहीं है? भाई सबके लिए कानून है, आप छोड़िए इन्हें। नीरज अपनी पकड़ ढीली कर देता है। अतुल अब एक ऑफिसर था, हर चीज़ कानून के दायरे में रहकर करना चाहता था। रिया ने जब अभिनंदन को मारा था तब वो मौजूद नहीं था, और ना ही किसी ने इस बात को ऊपर किया था। उसकी मौत को हाथापाई बता दी गई थी, लेकिन अब ऐसे वो नीरज को कानून तोड़ते हुए नहीं देख सकता था। सुशीला जी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई थी। कोई उन्हें उठाने तक भी नहीं आया था। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है।
और सुशीला जी थोड़ी देर के लिए अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाता है। उठकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कांस्टेबल उन्हें घेर लेते हैं। अरे हटो सामने से, हमें बाहर जाने दो। बाहर नहीं, अब तुम्हें अंदर जाना है बुढ़िया। तुमने बहुत कांड किया है। कोई बीमारी थी नहीं जो डॉक्टर उन्हें रोकते। पुलिस की टीम उन्हें बाहर लेकर निकलने लग जाते हैं। ईशान रोको इन्हें, ये हमें जेल लेकर जा रहे हैं। हम सबसे माफ़ी मांग लेंगे, हम जेल में मत भेजो। इस उम्र में हम जेल कैसे जाएंगे। अब आपको उम्र का ख्याल आ रहा है। भाभी को नुकसान पहुंचाने से पहले आपने नहीं सोचा था। पिछली बार भी इसीलिए सबने माफ़ कर दिया था, ताकि आप सुधर जाए। अरे हमने जो किया था तुम दोनों के लिए ही तो किया था। अच्छा, उस छोटी सी बच्ची मारने से हमारा क्या भला होता। ईशानी सामने आते हुए पूछती है। ईशानी, हम जो कर रहे थे शरद के लिए कर रहे थे, तुम्हारे लिए कर रहे थे। अरे पूरे खानदान का वारिस वो पैदा हो गई है, तुम्हारे बेटे का हकदार पैदा हो गई है। अब जायदाद का 2 हिस्सा हो जाएगा। सुशीला जी की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। अरे हम तो बस शरद का हक सुरक्षित। एक तेज थप्पड़ आराधना जी उनके चेहरे पर मारती है। अब अपनी घटिया जुबान से और अपनी घटिया सोच अपने तक ही सीमित रखिए, समझिए। आपको चाहिए था धन दौलत, मुंह खोलकर मांग लेती। इतना घिनौना हरकत क्यों किया कि किसी की जान से बढ़कर आपके लिए धन दौलत होता है। छी, पता नहीं किस खानदान से हैं आप। सच ही कहते हैं लोग, छोटे खानदान और छोटे सोच के लोग कभी बड़ा नहीं हो सकते हैं, चाहे इन्हें कितना ही बड़ा बनाने की कोशिश किया जाए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। अब हम इस औरत का शकल भी देखना नहीं चाहते हैं। ईशान, ईशानी, सुनिए जी, आप तो कुछ कहिए। कैलाश जी गूंगे बन चुके थे। सुशीला जी सबको आवाज़ लगा रही थी, लेकिन कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा था। उनके पास शर्मिंदगी के कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं था। चुपचाप हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकल जाते हैं। ईशान भी मेडिकल स्टोर की ओर चला जाता है। ईशानी भी शरद को दूध पिलाने के लिए कमरे में चली जाती है। सुशीला जी सबको आवाज़ लगाती रह जाती है, लेकिन कोई सामने नहीं आता है। लेडी कांस्टेबल उसे खींचते हुए बाहर ले जाते हैं और जीप में रखते हुए थाने के लिए निकल जाते हैं। अतुल ने बहुत सारे केस फाइल कर दिए थे। धानी के ऊपर होते हुए जुर्म से लेकर बच्चे की जान लेने की कोशिश करने तक का सारा गुनाह पुलिस वालों को उसने गिनवा दिए थे। अब वो अच्छे खासे दिनों के लिए अंदर चली गई थी। सबने सोचा था वक्त के साथ सुधर जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है, पाँव कब्र में भी रहेंगे फिर भी अपना रूप दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। इधर जब धानी की आँख खुलती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। आंखों के सामने सारा नज़ारा घूम जाता है। झट से अपने पेट को टटोलती है तो पेट हल्का था। हमारा बच्चा। नर्स जो मोबाइल देख रही थी झट से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। आपको होश आ गया? रुकिए, मैं आपकी फैमिली को बुला देती हूँ। सब बाहर से कब से इंतज़ार कर रहे थे धानी के होश में आने का। जब तक उसे होश में नहीं आ जाता तब तक उसे आईसीयू में रखा गया था। होश के बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने वाले थे। धानी कुछ पूछती इससे पहले नर्स सबको बाहर बुलाने के लिए चली जाती है। सब एक एक करके अंदर आते हैं। आराधना जी उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए माथे को चूम लेती है। मेरी बच्ची, कितनी तकलीफ हुई है ना तुम्हें। मम्मी जी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, गुड़िया आई है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? नीरज उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है। हमारा बच्चा ठीक है, मेरी प्रिंसेस है। आप सब झूठ बोल रहे हैं ना? धानी ने भी उम्मीद छोड़ दिया था और उसे तो खुशियाँ वैसे भी नसीब नहीं होती थी।
नहीं धानी, सच में लक्ष्मी आई है। अरविंद जी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। आप सब झूठ बोल रहे हैं, आप सब हमें झूठी तसल्ली दे रहे हैं। कहाँ है हमारी बच्ची? वो भाभी बेबी प्रीमेच्योर हुई है, इसलिए उसे शीशे में रखा गया है। जब वो बिल्कुल फिट हो जाएगी ना तब हमें दे देंगे। अतुल धानी को समझाने की कोशिश करता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, हमें हमारा बच्चा देखना है। आप सब हमें झूठी तसल्ली देने के लिए ये कह रहे हैं। नहीं मैम, आपका बेबी एनआईसीयू में है। नर्स भी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है। आप खाइए हमारी कसम कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। धानी नीरज का हाथ अपने सर पर रख लेती है। तुम्हारी कसम, हमारी बेबी ठीक है। जानती हूँ ना, समय से पहले आ गया है, इसलिए उसे डॉक्टर देखभाल में रख रहे हैं। हमें हमारे बच्चे को देखना है, हमें ले चलिए। धानी, अभी तुम नहीं जा सकती हो। कुछ घंटे पहले तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। 3 दिन से पहले तुम बिस्तर पर से नहीं उठ सकती हो, ना ही करवट बदलना है। नहीं, हमें हमारी बेटी को देखना है। जब तक हम देख नहीं लेंगे तब तक हमें तसल्ली नहीं होगा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब को इत्तला कर दिया गया था, वो भी धानी को जांचने के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा। अरविंद जी इशारे में ही सब कुछ बताने से मना कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और तुम भी थोड़ा कम पैनिक हो, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अभी ऑपरेशन है तो बीपी का हाई होना अच्छी बात नहीं हुई। डॉक्टर साहब, हमें हमारी बेटी को देखना है। धानी, अभी तुम नहीं देख सकती हो। क्यों क्यों नहीं देख सकते हैं हम? जब आप सबने देखा है तो हम क्यों नहीं देख सकते? हमें अपनी बेटी को देखना है। धानी रो पड़ती है। नानी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा जिंदा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम टच नहीं कर सकती हो उसे, बस दूर से देखना होगा। हाँ हाँ, हम दूर से देखकर तसल्ली कर लेंगे। धानी को सभी मशीनों को साथ एनआईसीयू की तरफ लाया जाता है। बेल बजाने पर नर्स दरवाज़ा खोलती है। क्या हुआ सर? इन्हें बच्ची से मिलना है। सॉरी मैम, अलाउड नहीं करेगी। कौन है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट गेट पर आती है। यस मिस्टर प्रधान। अभी जो थोड़ी देर पहले बच्ची आई उसकी हालत कैसी है? ठीक है, उसकी माँ को मिलना है। सॉरी मैम, पॉसिबल नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, बस दूर से देख लेंगे, एक बार देखने दीजिए। प्लीज़ डॉक्टर, देखने दो इन्हें। ठीक है, आप लोग बाहर जाइए। नर्स, इन्हें अंदर लेकर आओ। सब धानी को लेकर अंदर चले आते हैं। पूरे एनआईसीयू में एक अजीब सी गर्माहट थी। बहुत सारे बच्चे उसके अंदर थे। जितने भी प्री मेच्योर बेबी होते थे सबको डॉक्टर उसी में रखते थे। हर बच्चे के पास 4-5 नर्स लगे रहते थे, बच्चे की पल पल खबर लेने के लिए। मशीन की टुन टुन की आवाज़ बस सुनाई दे रही थी। सच में डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। धानी के बच्चे के बेड के आगे सक्सेना नाम का बोर्ड लगा हुआ था, और उसी के साथ भी नंबर भी चिपकाए हुए थे। धानी को थोड़ी दूर पर ले जाकर छोड़ देते हैं। वहाँ से वो बच्ची दिखाई दे रही थी। बच्ची का शीशा का बेड रखा हुआ था। शीशे के बेड में रखे हुए थे, कुछ छेद खुले हुए थे, जिससे मुंह में, नाक में, हर जगह पाइप की नली लगा हुआ था। शरीर पर बहुत सारे मशीन चिपकाए हुए थे। धानी का मन होता है अपनी बेटी को सीने से लगाने का, लेकिन अभी ये संभव नहीं था। वो जिद करके अंदर आ गई थी, वही बहुत बड़ी बात थी। मैम, चले अब? धानी आंसू पोंछते हुए हाँ में सर हिला देती है।
मन तो नहीं था अपनी बच्ची को छोड़कर जाने का, लेकिन उसे सुरक्षित देखकर ही संतोष कर लेती है। इन्फेक्शन का खतरा था, इसलिए धानी को जल्दी ही बाहर ले आते हैं और उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। पूरा परिवार घेर कर बैठा हुआ था। मम्मी जी, ये सब कैसे हुआ? कैसे क्या होता है, सब ठीक हो गया। चोट लग गई थी तो जल्दी ऑपरेशन कर दिया। मम्मी जी, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ धानी, डॉक्टर के देख रेख में सब ठीक हो जाते हैं। तुम ये सब इतना मत सोचो, अपना ध्यान रखो। पापा। शरद नीरज के पास आता है। नीरज झुककर उसे गोद में उठा लेता है और दोनों गालों को चूम लेता है। सॉरी मेरा बच्चा, तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। सॉरी मत कहिए भाई, अपने भाभी को छोड़कर इसे बचाया। मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ईशानी सारा नज़ारा देखी थी। अपने बच्चों पर कोई एहसान नहीं करता है, समझी? कॉन्ग्रेचुलेसन भैया भाभी, मुझे बड़ा बड़ा गिफ्ट चाहिए। रिया खुश होते हुए बोलती है। गिफ्ट के अलावा भी दुनिया में कुछ होता है। हाँ ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन मुझे गिफ्ट ही चाहिए। क्या भाभी, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बुआ का तो हक बनता है, आपको जो चाहिए ये देंगे। हम है ना इनकी तिजोरी से निकलवाने के लिए। बस भाभी, आप जैसी भाभी होनी चाहिए, नहीं तो हर भाई कंजूसी होता है। रिया नीरज को देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है। चलो अब सब घर जाओ, मैं धानी के पास यहाँ पर रुकी हुई हूँ। रात हो गया था। नहीं, मैं रुक जाता हूँ। नहीं नीरज, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं यहीं पर कर लूँगा। नीरज जाने को तैयार नहीं था। औरत में आराधना जी रुक जाती है और अतुल भी नीरज के साथ रुक जाता है। बाकी सबको घर भेज देते हैं। आराधना जी बाहर गई हुई थी। नीरज धानी का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। दोनों खामोश थे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? हमारी ज़िंदगी में कुछ भी सामान्य क्यों नहीं होता है? अब ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? ऐसा सवाल दिमाग में ना आए तो कैसा सवाल आए? हम भी सामान्य तरीके से माँ बन सकते थे ना। अपने बच्चे को दूध पिलाते, उसे सीने से लगाते, उसे अपने पास सुलाते। हमारा बच्चा हमसे कितना दूर है। धानी, नॉर्मल डिलीवरी 9 मंथ में होती है और सोचो 2 महीने वो पेट में ही है। लेकिन वो हमारे पेट से तो निकल गई है ना। ठाकुर जी क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसा? तुम ही कहती हो ना, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। इसमें भी उनकी कोई अच्छाई छुपी होगी। इतना सब मत सोचो, अपने सेहत पर ध्यान दो। और जल्दी हम अपने प्रिंसेस को लेकर घर चलेंगे। सच? जितनी जल्दी वो नॉर्मल हो जाएगी हम ले चलेंगे। डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा था कि बच्चे की धड़कन रुक गई है? ऐसे ही मशीन में नहीं आ रहा था तो बोल दिया था। तुम इतना मत सोचो, आराम करो। ऑपरेशन कोई छोटा नहीं होता है। चलो अपनी आंखें बंद करो। नीरज उसके बालों में उंगलियां घुमाने लग जाता है। धानी अपने आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे दवाई के असर में सो जाती है। नीरज उसके कंबल को ठीक करता है। कंबल को ठीक करके झुककर धानी के माथे को चूम लेता है। नर्स को बैठा हुआ देखकर नज़रें चुरा लेता है। नर्स मुस्कुरा देती है। आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं ना? नर्स ने उसे रोते हुए देखा था। बदले में नीरज कुछ नहीं बोल पाता है। डिलक्स कमरा था। एक और बेड कमरे में लगा हुआ था। सोफ़ा भी रखा हुआ था। नीरज सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आराधना जी उसके लिए कॉफ़ी और सैंडविच लेकर आती है। ये आप क्यों लेकर आई हैं? भूख लगी है, खा लो। मन नहीं है माँ,
फिर भी खाओ, खाकर मजबूत रहोगे तभी तो सबका ख्याल रख पाओगे। हालात से लड़ने के लिए इंसान को सबसे पहले मजबूत होना होता है। नीरज कॉफ़ी और सैंडविच ले लेता है। अब सो जाइए, मैं बैठा हुआ हूँ। नहीं, तुम भी सो जाओ, बैठकर क्या करोगे, नर्स है ही देखभाल के लिए। वैसे भी धानी को दर्द का इंजेक्शन लग जाता है तो वो भी नहीं उठेगी। नीरज सोफे पर लेट जाता है। आराधना जी बैठ कर उसका सर दबाने लग जाती है। अब क्या करें, मैं ठीक हूँ, आप लेट जाइए। माँ को पता रहता है बच्चा कितना ठीक है। आराधना जी के कहते ही नीरज की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। क्या हुआ? माँ, अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? नीरज उठकर बैठते हुए बोलता है। उसके सामने बार बार दिन का नज़ारा घूम रहा था। माँ, वो इतना मत सोचो नीरज, हमारी गुड़िया ठीक है, वही बहुत बड़ी बात है। नीरज उनके सीने से लग जाता है। मेरी प्रिंसेस को कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। भगवान इतने भी निर्दयी नहीं होते हैं। आराधना जी उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है। अतुल कहाँ है? नीरज खुद को संभालते हुए अलग होता है। पता नहीं किसी का फ़ोन आया था, बात करने के लिए गया है। मैं देख कर आता हूँ उसे। नीरज उठकर बाहर चला जाता है। नहीं नहीं सर, मुझे कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए। नहीं सर, इमरजेंसी है, मैं कैसे समझाऊँ आपको। अतुल घर को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अभी उसका ट्रेनिंग पीरियड था। अगले 4 महीने ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने वाला था, इसलिए सीनियर को कन्विंस कर रहा था छुट्टी के लिए, क्योंकि वो 2 दिन का छुट्टी लेकर आया था। परसों से हर हालत में रिपोर्ट करना था। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। पीछे पलट कर देखता है तो नीरज था। सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तभी नीरज उसके हाथों से फ़ोन ले लेता है। गुड इवनिंग सर, मैं इसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। यस सर, कल ये ट्रेन पकड़ लेगा। लेकिन भाई। जी जी सर, परसों रिपोर्ट कर देगा। थैंक यू सो मच। भाई, ये क्या किया आपने? कुछ नहीं, अपना सामान बांध देना। भाभी और बेबी? क्या करेगा भाभी और बेबी का? नर्स के बजाय तुझे लगा देंगे, या डॉक्टर के बजाय ट्रीटमेंट करेगा तू? मैं समझता हूँ भाई, सब काम डॉक्टर नर्स ही कर रहे हैं, तो फिर तू क्यों छुट्टी लेकर करेगा? क्या करेगा? आगे रिया की शादी बाकी है, उसके लिए छुट्टी बचा कर रख। अभी मैं हूँ ना सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए। लेकिन भाई, आप परेशान हैं, तुम्हारे रुकने से परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन मैं कैसे ऐसे समय में आप सबको छोड़कर चला जाऊं? अतुल, तुम्हारे सालों की मेहनत है, और अब यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है। जो करेंगे डॉक्टर और नर्स ही करेंगे। तुम जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा। मैं खुद 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ। कुछ भी हो जाए, इंसान को अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ का बिल डॉक्टर और नर्स का चेहरा देखने से भर दोगे? उसके लिए कमाना पड़ेगा ना। भाई, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तू आता है तो शरद आगे पीछे तो घूमने लग जाता है तेरे। अब आप मेरे बेटे के पीछे परेशान हैं, अब आपकी प्रिंसेस आई उसके पीछे परेशान हुई है ना। कोई भी आ जाए, शरद की जगह कोई नहीं ले सकता है, उसकी अपनी जगह है। ठीक है, एक बार मेरी पोस्टिंग होने दीजिए, मैं भाभी और अपनी बेटी को लेकर चला जाऊंगा। आप रहिएगा उस बदमाश के साथ। मेरी बीवी बच्चे पर नज़र मत डालना। ये ठीक है, आपको अपना बीवी बच्चा भी चाहिए और मेरा बेटा भी चाहिए। हाँ, मुझे सब चाहिए। अब चल, बहस बंद कर और सो जा। सब सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
नींद तो किसी की आंखों में नहीं थी, लेकिन दिन में सुकून सब था। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। थैंक यू। अगर कहानी अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।